अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को नया मेयर तो मिल गया, लेकिन तनाज़ात और इख्तलाफात अभी भी अपनी जगह जगह कायम हैं। आज मेयर के इंतखाब में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान दूसरे नंबर पर आए, लेकिन ये ऐसा इंतखाब है जिसमें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका अरकान की तादाद 192 थी। पीपल्स पार्टी और इसके इत्तेहादी अरकान की तादाद 173 थी। फिर अचानक जमात इस्लामी की इत्तेहादी जमात PTI का एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया था। 30 अरकान मुनहरफ हो गए थे और उन्होंने आज वोट कास्ट ही नहीं किया। यूं जमात इस्लामी की अक्सरियत अकलियत ने बदल गई और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। अहम बात यह भी है कि जो मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर बने हैं, उन्होंने बलदियाती इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लिया था। जैसे ही उनके मेयर मुंतखब होने की खबर आई, आर्ट्स काउंसिल के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के हामियों में तसादुम शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि जो हार गए हैं वो अपनी शिकस्त तस्लीम करें, जबकि मेयर का इंतखाब हारने वाले हाफिज नईम को डिप्टी मेयर बनाने की पेशकश भी की गई है। जमात इस्लामी ने यह नताइज मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के उम्मीदवार हाफिज नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गायब किए गए लोगों के बगैर मेयर का इंतखाब कबूल नहीं। उन्होंने कहा पहले इलेक्शन कमीशन फिर अदालत से भी रुजू करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हिदायत की है कि वो आज ही से अपना काम शुरू कर दें, जबकि जीत की खुशी में पीपल्स पार्टी जश्न भी मना रही है। इसी पर नाज़रीन हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब निसार खोड़ो साहब ने। आप साबिक स्पीकर सिंध असम्बली भी हैं। खोड़ो साहब, शुक्रिया आपका। सर, ये जो आज जीत हुई है आपकी, इसको आप जमहूरियत की जीत समझेंगे? क्योंकि नंबर्स में हाफिज नईम, उनके पास ज्यादा नंबर्स थे, नंबर्स में आप कम थे, तो क्या इसको आप वाकई जमहूरी इक़दार कहेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे ज्यादा थे? हम इलेक्शन में लड़े जैसे दूसरे लड़े। पीपल्स पार्टी ने ये कानून बनाया था कि लोकल बॉडी के इलेक्शन भी पार्टी बुनियादों पर लड़े जाएंगे, और ये सारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। हम अपनी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लड़े। हमने कोई 104 के करीब सीटें जीती। जमात इस्लामी 90 पर, पता नहीं 85 पर आई, और तीसरी जमात PTI थी, जो भी उसने 40 या 50 जितनी भी सीटें थी वो ली। हमारे साथ PMLN भी थी, हमारे साथ JUI भी थे। हम 104 से ज्यादा भी बढ़ गए। फिर उसके बाद हमारे से ये रिजर्व सीटों पर इंतखाब हुए। हमारे हिस्से में जितनी आई उससे बढ़ के हम और आगे बढ़ गए, 155 तक पहुंचे। हमारे PMLN और JUI को मिला के 173 वोट बने। आज 173 वोट हमें पड़े। जमात इस्लामी ने अपनी तौर पे कोई कोशिश की होगी, उन्होंने PTI से भी बात की थी, और PTI के भी लोग आए, उन्होंने भी वोट दिया। अब ये PTI जाने कि उनके लोग कितने आए और कैसे वोट दिया। आप इसको गैर जमहूरी कैसे कह सकते हैं? आपका ये सवाल कैसे बनता है कि जी हम जो जीते वो जमहूरी नहीं है और कोई और जीते तो जमहूरी है? आपके ये सवाल ही मैं समझता हूँ मानी खेज है। ऐसे सवाल करने से मामला ठीक नहीं होता। नहीं सर, बात यह है कि नंबर्स में तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जो है जमात इस्लामी वो ज्यादा थे आपसे। अब तहरीक इंसाफ के अरकान का अचानक मुनहरफ हो जाना, उसका इल्जाम सर आप पे लग रहा है कि वो उसके पीछे पीपल्स पार्टी है। PTI के लोग आए, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अगर तोड़े होते तो उनके लोग आके हमें वोट देते ना। हमें वोट नहीं दिया उन्होंने। PTI के जितने भी लोग आए उन्होंने जमात इस्लामी को वोट दिया। जब जमात इस्लामी को वोट दिया तो हमने उन पे कोई बार नहीं डाला, हमने कोई उन पे प्रेशराइज नहीं किया। और PTI के लोग अगर नहीं आते असेंबली में वोट करने के लिए तो उसमें निसार खोड़ो या पीपल्स पार्टी तो गुनाहगार नहीं है। यहाँ तो PMLN भी आई, JUI भी आई, जमात भी आई, PTI भी आई। जितने लोगों ने इलेक्शन में जीता था वो आए। अब मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता कि PTI आजकल टूट फूट का शिकार है, और अगर कुछ लोगों ने फैसला नहीं किया उनके लिए तो वो वोट देने ही नहीं आए। हमें तो नहीं वोट मिले उनके,
हम तोड़ते तो हमें वोट लेने की जरूरत थी ना, हमें तो और ज्यादा खुशी करके हम कहते कि जी हम 200 वोट ली। अच्छा, अब खोड़ा साहब, अब कराची में तरक्की का एजेंडा क्या होगा आपका? अगर ओवरऑल सिंध की बात की जाए तो 15 साल से सिंध में सर आपकी गवर्नमेंट है और सिंध के मसाइल अपनी जगह, शहरी सिंध के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कराची की जो हालत है उस पर भी लोग तनकीद करते हैं। ये मसाइल सर आप 15 सालों में जो बेसिक मसाइल थे वो हल नहीं हुए हैं, तो मेयर अब आपका है, तो कराची को उनके मसलों से कैसे निकालेंगे? जो भी कराची में चेंजेस आई हैं, जो भी पुल बने हैं, जो भी अंडरपासेस बने हैं, जो भी लियारी एक्सप्रेस वे, नॉर्दर्न एक्सप्रेस वे, केपीटी ब्रिज हुई, सोराब गोट ब्रिज हुई, नीपा चौरंगी हुई, सीओडी ब्रिज हुई, ये जो कुछ भी आज यहाँ, ये सब पीपुल्स पार्टी के दौर 1988 में शुरू हुआ था। हमने दिया था प्रोग्राम 200 अरब रुपए का। हमने कहा था कि हम कराची से जीते या ना जीते, लेकिन हम कराची को पैकेज देंगे। तब से काम शुरू हुआ, उसको आगे बढ़ाया नेमतुल्लाह ने, उसको आगे बढ़ाया और लोगों ने, और अभी तक हमारी तख्तियां लगी हुई हैं हर जगह जहां जहां हमने ऐसे काम की शुरुआत की थी। तो मैं पता नहीं सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बता सकता हूं आपको जो पीपुल्स पार्टी के दौर में 1988 में शुरू हुए, 1993 से 96 में पूरे हुए, और उसके बाद 2008 से काम शुरू हुआ। क्यों नहीं दिखाई देता आपको शराय फैसल का डबल होना? क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको यूनिवर्सिटी रोड का डबल होना? क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तो क्या, वो उधर स्टील मिल तक कॉरिडोर फ्री एक रोड बन गया? क्यों नहीं आपको दिखाई देता मेहरान होटल के साथ अंडरपास बनना? क्यों नहीं दिखाई देता गुलिस्तान जोहर पर ओवरपास बनना जो अभी अभी हाल ही में हुआ है? क्यों नहीं आपको दिखाई दिया कोरंगी वाला ओवरपास? क्यों नहीं आपको दिखाई दिए इधर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में? तो आप क्या बात कर रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया? हम एक दिन भी आराम नहीं किए, और आज जो हम जीते हैं उनको भी मैंने ये कहा है कि कोई हनीमून पीरियड नहीं है। हमने काम को पहले दिन से काम शुरू करना है कि जब हम कराची के बेहतर कर सकें और बेहतर कर सकें। हम नहीं है इस तरह के कि सिर्फ हम कंसंट्रेट करें किसी खास इलाके पर। कराची के वो लोग भी रहते हैं जो मुहल्लिका इलाकों में रहते हैं। कराची सारा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, चाहे वो देहात हो कराची में या शहर हो और अर्बन एरिया हो, तो ये सब हमारा जामा लेकिन खोड़ा साहब, हकायक तो ये है कि आज भी माफिया का राज है। कराची के शहरियों को टैंकर से पानी डलवाना पड़ता है। इसके साथ साथ जुराइम को देखें तो यहाँ पे तो साबिक आईजी पंजाब की जो है वो फैमिली लुट जाती है, आईजी सिंध की फैमिली लुट जाती है सर। जुराइम में पुलिस मुलव्वस होने का इंकशाफ होता है, सैकड़ों में नहीं हजारों में। सर कराची के अंदर आज भी एक आम आदमी कराची शहर में महफूज नहीं है सर। गंदे नाले साफ करने हो आपको फौज को बुलाना पड़ रहा है सर। आपको अपने डिजास्टर से जूझने के लिए पानी निकालना हो, अगर शहर में बारिश हो जाए तो फिर आपको वहां पे मदद लेनी पड़ जाती है फौज की। सर लोग करंट लगने से मर जाते हैं, वो निजाम अभी तक ठीक नहीं हो पाया, तो जावजात पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। सर ये मसाइल भी तो अपनी जगह मौजूद है ना? क्या नेमतुल्लाह के जमाने में वाटर टैंकर नहीं चलते थे? क्या फारूक सत्तार के जमाने में नहीं चलते थे? क्या मुस्तफा कमाल के जमाने में नहीं चलते थे टैंकर? क्या बातें कर रहे हैं आप? आज आके टैंकर आपको याद आया? ये हाइड्रेंट्स किसके लगे होते थे? हमने लगाए? कल परसों लगाए? इस 10 सालों में लगे? किसने लगाए? क्या वो जमाना भूल गए आप कि जब अरबों रुपए मिले मुशर्रफ के जमाने में कराची को, तो कराची में तो एक मेट्रोपोल से के एयरपोर्ट तक कॉरिडोर फ्री नहीं बन सका था। वहां जो गांव थे वो इंतजार करते रहे थे। आपको ये सब कुछ भूल गया, सिर्फ हम आपको याद आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं पीपुल्स पार्टी पूरी तरह से, पीपुल्स पार्टी का सुने आप, ये पीपुल्स पार्टी ने पार्टी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की दाग बेल डाली। आज पूरा सिंध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीत कर हमारी सारी लिसानियत का भी मुकाबला किया, हमारी फिरका वारियत का भी मुकाबला किया, हमारी ऊंच नीच का भी मुकाबला किया, और सिंध को यूनाइट करके दिखाया। यूनाइट, सिंध अब यूनाइटेड है, एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइटेड है।
आप इसको इतना गंदा जल्दी सर मत ये करो। मानते हैं कि में लिसानियत का राज रहा है, आपकी सियासी जद्दोजहद का भी एतराफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खोड़ो साहब जो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में या फारूक सत्तार के दौर में गलत हो रहा था उसकी कंटिन्यूटी रखना, बरकरार रखना, पर यही दलील देना कि चूंकि उस दौर में भी हुआ, क्या ये दलील दुरुस्त है? मैंने ये नहीं कहा। अगर मैं कहूं कि मुशर्रफ के जमाने से शुरू हुआ K4 शुरू नहीं हो सका तो मैं क्या कहूं? ये पानी की सप्लाई, ये मुशर्रफ साहब के जमाने में बोली जाती थी कि डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगेगा, अगर नहीं हुआ उनको तो 9 साल मिले। उनको जो मुंह से कहते थे वो निकाल के पैसे दिए जाते थे। तब K4 क्यों नहीं हुआ भाई? तब पानी की सप्लाई को बढ़ाया क्यों नहीं गया? अगर पानी की शॉर्टेज है और दूसरी तरफ से कराची की आबादी बढ़े जा रही है और बढ़े जा रही है और बढ़े जा रही है, तो फिर जाहिर है डिमांड तो होगी। डिमांड और सप्लाई का तो मसला रहेगा। अब सप्लाई के लिहाज से हमारे अगर कमी कटौती हुए तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए। प्रोजेक्ट के लिए K4 था। K4 में इतने सारे साल लग गए, इतनी वफाकी हुकूमतें आई, इतने हमें दिलासे दिए गए। वो पिछली जो हुकूमत आई थी इमरान खान ने, उन्हें 1100 अरब रुपए दूंगा और टक्का भी नहीं दिया। ये कुछ देते तो कुछ काम और तेजी हो सकता था। अगर वो कुछ करते सिंध के लिए तो अच्छा सा होता, लेकिन उन्होंने कहा सिंध की तो हमें जरूरत नहीं। हमारे तो सिर्फ 5 साल हुए वफाक की हुकूमत, 10 साल तो किसी और के हुए हैं। हमें 15 साल का ताना मिलता होगा, लेकिन वो सिर्फ सिंध हुकूमत, और सिंध हुकूमत को पैसे कहां से मिलते हैं? वफाक से। और वफाक क्या, जो आखिर में अगर कुल्हाड़ी और तलवार मांगता है, मारता है, तो तरक्याती स्कीमों पर मारता है। पैसे रखते नहीं, या रखते हैं तो देते नहीं। NFC आया नहीं आया, 2010 में आया, आज 15 साल होने को आ रहे, नहीं आया, जबकि 5-5 साल में NFC आना चाहिए था। आपको क्यों भूल जाता है कि ये सारी चीजें जो हैं फंडिंग से होती हैं, और वो फंडिंग सूबों को वफाक से मिलती है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान। निसार खोड़ो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कराची का मेयर, इसका इंतखाब, ये इंतखाब होते ही एक मुतनाज़े टॉपिक बन चुका है। इसी पर बात करने के लिए जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर हमारे साथ मौजूद होंगे, उसामा राजी साहब, इस वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाजिर है नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के नायब अमीर उसामा राजी साहब। उसामा राजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। माजरत के साथ जमात इस्लामी कराची के अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, नताइज आ चुके हैं, तस्लीम करने से आपने इनकार कर दिया, इनकार से क्या होगा राजी साहब, अब आप करेंगे क्या? देखिए, जो नताइज का को कबूल नहीं किया जा रहा है, उसकी कुछ वजूहात हैं, और उसकी वजह यह है कि कराची के अवाम के मैंडेट के ऊपर एक डाकाजनी हुई है, एक शबखून मारा गया है। 9 लाख वोट हार गए, मेन स्ट्रीम शहर हार गया, 3 लाख वोट जीत गए। आप सोचे तो सही, 193 सीटें हार गई, 173 सीटें जीत गई। ये कौन सी जमहूरियत है? और ये इस तरह किया गया है कि पुलिस की ताकत के जरिए, रियासती ताकत के जरिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि लोगों को अगवा किया गया, दौलत के जरिए लोगों को खरीदा गया, और फिर उसके जरिए एक ऐसा तामझाम कायम किया गया जिसमें आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और उसके 30 लोग नहीं आ रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का बना है, पीपुल्स पार्टी वाले उसकी तफसीलात बता रहे हैं कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और PTI में बड़े इख्तलाफात हैं और फला है। फिर आप देखिए करेला और नीम चढ़ा। फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए उन्होंने नाम जिस फर्द का ऐलान किया और जिसकी वीडियो जारी की, वो वीडियो भी सिर्फ 2 चैनल्स के ऊपर जारी की गई, बड़ी दूर से, और जिस शख्स के हवाले से जारी की गई उसकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। पहली वीडियो में उसने कहा कि मेरे ऊपर जितने प्रेशर्स हैं, जिस तरह के हालात का मुझे सामना करना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता कि आइंदा मेरे साथ क्या होगा, लिहाजा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आवाम को आगाह कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन तक वो शख्स उसके बाद लापता हो गया और आज तक उसका पता नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक का कहा गया, ना वो फॉरवर्ड है ना वो ब्लॉक है, पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ। पीपुल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि जी वो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। भाई वो सामने आते, वो बताते कि हमारी तादाद इतनी है,
हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है और हम जो है तो अब आपके जो कराची के अमीर हैं हाफिज नईम साहब, वो कहते हैं लड़ाई लड़ेंगे। सर क्या लड़ाई लड़ेंगे, मतलब क्या लायामल क्या है आपके पास, किस फ्रंट पे जाके लड़ाई लड़ेंगे आप? सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? हम देखिए, ये जो मुर्तजा वहाब साहब का जो इंतखाब किया गया है, एक तो ये कि ये इंतखाबी एक्ट इंतखाबी प्रोसेस के दरमियान लाया गया है, जो खुद एक गैर कानूनी काम है, जिसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसकी समाज शुरू कर दी है। जो उनके वकील है हुकूमत के, उनसे अंडरटेकिंग ले लिया है कि आज की कार्रवाई के ऊपर हम स्टे तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर ये चीज वाजे हो गई कि ये चीज गलत की गई है तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि हम सियासी महाज के ऊपर इसके खिलाफ पूरे मुल्क में फजा बनाएंगे। कल हमने यौम सियाह का ऐलान किया है। हम जो है जितने जमहूरी पुरअमन जमहूरी सियासी जिद्दोजहद के जराए हैं वो सब बरूए कार लाएंगे। और तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ऐवान के अंदर ऐवान कैसे चलाएगी। आज आपने अगवा कर लिया, आप सारी उम्र के लिए तो अगवा नहीं कर सकते किसी को। तो कल आप जो है वो वहां पे बजट कैसे मंजूर करेंगे, आप करारदादें कैसे मंजूर करेंगे, आप कवानीन किस तरह से बनाएंगे? आप तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अंदर भी जो है वो आपके खिलाफ करारदाद आएगी और बाहर भी अवाम आपके खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जाएंगे राजी साहब, कोर्ट जाएंगे, अगर इन दोनों जगहों से आपको आपके मतलूबा नताइज नहीं मिलते हैं फिर क्या करेंगे? देखिए, डिप्टी मेयर की सीट कोई खैरात है कि हम ले लें? भाई, हमने 9 लाख वोट लिए इस शहर में 2 पार्टियों ने मिलकर, और वो कह रहे हैं कि, और उन्होंने ये अपनी फिगर्स बनाई कैसे हैं? हल्का बंदियां उन्होंने इस तरह की हैं कि जिन हलकों में उनके जीतने के इम्कान हैं वहां 10,000 के ऊपर और 15,000 के ऊपर हल्का बंदी की, और हमारे हल्का बंदी जहां हमारे जीतने के इम्कान हैं वो 50,000 पे, 60,000 पे, 40,000 पे, 45,000 पे। 1 और 3 का रेशियो, यानी 3 सीटें तो इस तरह से उन्होंने ज्यादा कर ली। फिर वोटर लिस्टों के अंदर धांध ली, फिर इलेक्शन हुआ, पुलिस के जरिए बैलेट पेपर उठा के ले गए, जाली बैलेट पेपर छपवा के डालते रहे। हमने कहा सब कबूल है, इलेक्शन करवाओ, इसलिए कि ये जागीरदार जब हुकूमत में आते हैं तो ये बल्दियाती इलेक्शन करवाते ही नहीं है। हमेशा इस मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन फौजी मार्शल लॉ में हुए हैं, जागीरदारों की आमरीत में बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं होते। हमने कहा चलो फिर भी कबूल है, फिर भी हम जीत गए। उसके बाद आरओ के जरिए इलेक्शन बदल दिया। यानी अपनी जो है वो 30-40 सीटों को खींचते खींचते आप 100 के ऊपर ले जा रहे हैं। आप इस तरह से यहां तक पहुंचे, उसके बाद कह रहे हैं कि आप डिप्टी मेयर ले ले। क्यों डिप्टी? ये डिप्टी मेयर क्या आपकी कोई जागीर है? ये क्या है? ये कराची के अवाम के मैंडेट पे आप कब्जा डालें और कहें कि जी ये तो जमहूरियत में, भाई नहीं होता। ये छांगा मांगा की सियासत पीपल्स पार्टी का कल्चर है, ये मुस्लिम लीग नून का कल्चर है, ये इस तरह की पीडीएम का कल्चर है ये। और इस कल्चर को हम कराची शहर के अंदर कबूल नहीं करेंगे। हमने 30 साल एमकेएम की मुजाहिमत की है, और अगर वही काम पीपल्स पार्टी करे, एक काम एमकेएम करे तो वो गलत है, पीपल्स पार्टी करे तो सही है। पीपल्स पार्टी ने इस मामले में एमकेएम को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है, और पीपल्स पार्टी बजाहिर इलेक्शन जीत गई है लेकिन जीत कर हार गई है। और मैं अपने उन दोस्तों से यही कहूंगा कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। वो मंजिल खो चुके हैं, कराची के अवाम की नजरों से गिर चुके हैं, और ये इतना बड़ा नुकसान है, आज नहीं तो कल पीपल्स पार्टी के सामने ये नुकसान आकर और ज्यादा शिद्दत के साथ। बहुत आपका उसामा राजी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खबरें और भी हैं, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होंगे इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद। नंदन कराची में 192 अरकान वाले हार गए और 173 अरकान वाली पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर मुंतखब करा लिया। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की लड़ाई लड़ने की दावेदार थी। इससे आमरों का मुकाबला किया, ज़्यादा दौर में जेलों, छड़ियों और हथकड़ियों का सामना किया। पीपल्स पार्टी के कायद फांसी पर लटकाए गए, पीपल्स पार्टी की लीडर शहीद की गई, लेकिन इस जमात ने जमहूरियत का झंडा थामे रखा। फिर सिमत बदली और इन फैसलों में भी पीपल्स पार्टी का नाम सामने आने लगा, जो जमहूरी हरगिज नहीं कहलाए जा सकते थे। मसलन 2018 में बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराई गई और इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार था। 2018 के सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाया। फिर 2019 में पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इन्हीं सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई। तहरीक अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, लेकिन तहरीक भी फिर भी नाकाम हो गई थी। इस शिकस्त पर भी पीपल्स पार्टी की तरफ ही उंगलियां उठाई गई थी।
2021 के सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती उम्मीदवार से इस्लामाबाद की सीट जीत ली थी। इस पर भी सवालात पैदा हुए थे। फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें वो हुकूमती एमएनए को वोट जाया करने का तरीका बता रहे थे। साबिक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो भी पीटीआई के मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस जाकर जमा हो गए थे। तब भी उठने वाली उंगलियों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ ही था। और अब कराची में मेयर का इलेक्शन आया तो अचानक से पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ गया, जिसके बाद अक़लियती उम्मीदवारों वाली पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत रखने वाली जमात इस्लामी को शिकस्त दे दी। पीपल्स पार्टी का ये रवैया जमहूरी तो हरगिज नहीं कहा जा सकता, फिर इसे क्या नाम दिया जाए, हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया निगार जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया सर। जमहूरी इक़्तिदार को क्या ये जो कुछ हुआ है, क्या इसको जमहूरी इक़्तिदार कहा जा सकता है? क्या इसको जमहूरियत का नाम दिया जा सकता है? पीपल्स पार्टी ने जो किया या पीपल्स पार्टी पे जो इल्जाम लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर आपसे इख्तलाफ करूंगा। देखें कि जब सेनेट में सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी का मुकाबला हुआ तो किसके पास मेजॉरिटी थी? यूसुफ रजा गिलानी की। तो वो सादिक संजरानी कैसे जीत गए थे? तो देखें, ये तो वक्त की बात है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग थी। और तो ये तो होता है कि कौन जो है वो अपने मोहरे ज़्यादा अच्छे तरतीब देता है। पीपल्स पार्टी ने अपने मोहरे अच्छे तरतीब दिए हैं और पीटीआई के जो लोग हैं वो आए ही नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग। और पीपल्स पार्टी जो है उसका दरीना ख्वाब, जो मेरा ख्याल है 1977 के बाद पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी जो है वो कराची के अंदर जो है उसका मेयर जो है वो आया, वगरना जमात इस्लामी और एमक्यूएम जो थी ये इन दोनों का ही राज रहा है। तो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी लेकिन उसको कराची में मौका नहीं मिल रहा था। तो ये लेकिन सोहेल वड़ाई साहब, जिस तरह से सियासतदानों की शमूलियत हो रही है पीटीआई के अंदर, जनूबी पंजाब के अच्छे खासे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, पंजाब में बड़ी एक्टिव है, कराची के मेयर की कंट्रोवर्सी, ये आपको नजर आ रहा है कि आगे भी पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी? देखिए, सिंध और बलूचिस्तान में तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी एक अच्छी पोजीशन में आ गई है। अच्छा। लेकिन सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में वो ऐसी पोजीशन में नहीं है। साउथ पंजाब के अंदर वो जरूर कुछ ना कुछ जो है वो परफॉर्मेंस ले लेगी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सीटें नेशनल असम्बली की, जिससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक स्टेक होल्डर तो होगी फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन ये कहना कि वो हुकूमत अगली फेडरल गवर्नमेंट बना लेगी या उसका वज़ीर आज़म होगा, ये मुझे बईद अज़ क़यास नज़र आता है। अच्छा सर, अगर हम बात करें पीटीआई की, पाकिस्तान तरीके से शदीद मुश्किलात हैं इन पे, रियासी जोर भी पूरा लगाया जा रहा है, पूरी रियासी मशीनरी इनके खिलाफ लगी हुई है। सर, अगर खान साहब नाअहल होते हैं तो फिर तो पार्टी के लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तहरीके इंसाफ इस सिचुएशन में क्या आपको सरवाइव करती नजर आ रही है, और अगर करती है तो कैसे करेगी सर? कि डीमोरलाई तो उनका वोटर हुआ है, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो बरकरार है, और अगर उसको इलेक्शन में मौका मिला तो वो पीटीआई को वोट डालेगा और बड़े गुस्से से डालेगा। और मेरा ये ख्याल है कि जितनी देर तक उसकी सारी मिडिल क्लास जो मिडिल लीडरशिप है वो ख़त्म नहीं होती, जो बड़ा मुश्किल होता है ख़त्म करना, और वोट बैंक भी 8-10 साल तक कायम रहता है, जो हमारी माजी की मिसालें हैं। 10 साल नून ने 10-12 साल नून का वोट बैंक पंजाब में बरकरार रहा, 10-12 साल पीपल्स पार्टी ने इवन लाहौर में भी रूल किया। तो ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। तो इतनी जल्दी पीटीआई का वोट बैंक ख़त्म नहीं होगा। ये जो लोग एक दफ़ा पीटीआई के हामी बन गए हैं उनको पीटीआई से दूर करने में वक्त लगेगा। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, पीटीआई की लीडरशिप काफ़ी हद तक लीडरशिप जो है वो इधर उधर हो गई। कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आते हैं, कहते हैं खान साहब से मिलकर बात करूंगा, खान साहब से मुलाकात भी होती है, लेकिन कुरैशी साहब फिर भी कोई बात नहीं करते। खबरें ये आई कि आपस में कुछ तलखी हुई है दोनों की। क्या अभी भी आपको लगता है इमरान खान साहब किसी का मशवरा मानने को तैयार नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि दोनों तरफ रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी पार्टी को वायलेंस से दूर करें और अलहदा कर दें अपने लोगों को जिन्होंने 9 मई के वाक़े में जो मुलव्वस थे। उनको कहें कि जी मेरा इनकी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, मैं इनको पार्टी से निकाल रहा हूँ। तो ये एक रास्ता होगा उनको एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी, नॉन वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाने का।
दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत जो है उनको भी चाहिए कि ये देखें कि करोड़ों लोग जो हैं वो इमरान के साथ हैं, तो ऐसी पार्टी को ख़त्म करना ये भी ज्यादती होगी लोगों के साथ। तो दोनों तरफ से मेरा ख्याल है रिस्ट्रेंट की जरूरत। आपको लगता है कि इमरान खान ही हैं जिन्होंने सबको फंसाया, खुद भी वो अपनी वजह से फंसे हैं, अब वही मसले की जड़ है और वही मसले का हल है? देखें, सियासी लीडर जो होते हैं ना उनमें लचक होनी चाहिए। अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो उससे कैसे बचना है। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जब मुश्किल वक्त आया परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना में तो उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम को आगे कर दिया जो उनके लिए एक्सेप्टेबल थे। नवाज शरीफ ने जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल थे। तो इमरान खान को भी जो उनका फेवरेट हो, जिस पर वो ट्रस्ट कर सकें, जो भी हो, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल हो, शाह महमूद कुरैशी हो, परवेज़ लाई हो या कोई असद उमर हो या परवेज़ खटक हो, इनको आगे करना चाहिए ताकि वो पार्टी को इस गर्दाब से, इस मुश्किल से निकालें जिसमें इमरान खान ने उन्हें फंसा दिया। बड़ा साहब, जब रियासत से टक्कर ली तो टक्कर लेने के बाद तो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन भी सरवाइव नहीं कर सके। आपको लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सरवाइव कर पाएंगे? मेरा ख्याल है फंसाया तो नहीं, ज्यादा अकेले तो नहीं फंसाया, लेकिन देखें ना अल्टीमेटली देखें जो अल्ताफ हुसैन थे उनकी पार्टी टोटल वायलेंस पे चली गई थी, ठीक है, और कत्ल और अक़दाम कत्ल, उसके बाद अगवा, ये वो सजाएं वो आम थी बातें। पूरा कराची होस्टेज था। मेरा ख्याल है पीटीआई अभी उस हद तक तो नहीं गई। पीटीआई जो थी वो उससे 9 मई की गलती ज़रूर हुई, लेकिन गलतियों की माफ़ी भी होती है। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिखाते भी हैं, आप उनको तालीम भी देते हैं, सज़ा भी देते हैं। आप उन्हें सज़ा भी दें जिन्होंने गलती की है, और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने गलती नहीं की उनको सज़ा ना दें, उनको एक मौका दें। अच्छा वड़ा साहब, आखिर में ये बताइएगा, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी नई पार्टी है सर, इसका बड़ा नाम होगा या बराए नाम होगा? मेरा ख्याल है अभी तो बराए नाम है, ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास वोट बैंक है, इनके पास अभी सिर्फ नाम है, और सिर्फ नामों से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इन्हें या पीटीआई का वोट बैंक चाहिए या नून लीग का वोट बैंक चाहिए जीतने के लिए। अब नून लीग से इत्तेहाद करके इन्होंने पहले देख लिया, 15 के 15 हल्कों में शिकस्त हुई। अब पीटीआई से इनका ख्याल है कि हम पीटीआई का वोट बैंक ले लेंगे, लेकिन वो तो इन्हें गद्दार समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये कश्मकश में है कि कैसे इससे निकलें। बड़ाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ सुहेल बड़ाई साहब थे। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन। इस वक्त तूफान की कंडीशन क्या है, तूफान किन किन इलाकों से टकरा चुका है, मजीद कितनी तबाही होगी, क्या सूरत हाल है, आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, बहिरा अरब में ठाठे मारते समंदरी तूफान बिपरजॉय का गरूर लहरों में गर्क हो गया है और वो डगमगाते कदमों के साथ कैटी बंदर की जानिब पेशकदमी कर रहा है। इसके लैंडफॉल का वक्त तब्दील हुआ है, वो इसलिए कि इसकी रफ्तार जो है पहले से आहिस्ता चल रहा है, लेकिन इसकी शिद्दत जो है, जो अंदर कोर में इसकी सर्कुलरिटी और शिद्दत है, वो कम नहीं हुई है। कराची एज यू नो की तरफ से ये मुड़ चुका है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा असरात हैं, जो एसोसिएटेड असरात हैं, वो अभी भी इन इलाकों। महकमा मौसमियात के मुताबिक बिपरजॉय तूफान की शिद्दत में 1 दर्जा और कमी आई है और अब ये बहुत शदीद समंदरी तूफान से शदीद समंदरी तूफान की कैटेगरी में, कम शदीद समंदरी तूफान की कैटेगरी में आ चुका है। बात करेंगे, वकास सलीम हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, और मैं उनकी अप्रिशिएट करूंगा, मैं दादे तहसीन दूंगा जिस तरह से वो मुसलसल इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उन एरियाज़ में, ख़ास तौर पे केटी बंदर के उस एरियाज़ में जो कि तूफ़ान से हिट हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब का। ये बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है यहाँ पे? नकल मकानी की सूरत हाल तो खैर बहुत पहले हम देख चुके हैं, नकल मकानी हो चुकी है, लेकिन मौसम के हवाले से बताइएगा।
जी बिल्कुल, मौसम जो है इंतहाई ख़राब है। आज सुबह से ही यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है, जबकि गो के बैपरजुआई की शिद्दत में कमी आई है। लेकिन केटी बंदरगाह पर समंदर पर हमने सुबह भी अपने नाजरीन को वहाँ से लम्हा जो है वो लाइव मनाजिर दिखाए थे। आज समंदर में पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई है। जो केटी बंदरगाह का बंद है वहाँ तक जो है वो पानी पहुँच चुका है, जबकि लहरों में बहुत ज़्यादा तुगयानी दिखाई दे रही है। इस वक्त भी हम केटी बंदरगाह जो का समंदरी तूफान के बाइस उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से। किसी भी शख्स को केटी बंदर में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से हम केटी बंदरगाह से चंद किलोमीटर फासले पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी मौसम जो है वो इंतहाई ख़राब है। पूरे केटी बंदरगाह और इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं वो सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी था, तो ज़ेरे आब आ चुके हैं। वक्फे से बारिश जारी है और इर्द गिर्द के जो देहात हैं वो भी इंतज़ामिया की जानिब से खाली करवा लिए गए थे। लेकिन पूरे इलाके में एक खौफ व हरास का आलम है। समंदरी तूफ़ान का जो है एक खौफ है। उसकी वजह यह है कि उसकी शिद्दत की वजह से केटी बंदरगाह पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, वक्फे से बारिश हो रही है, जबकि समंदर की लहरें जो हैं उनमें भी मामूल से ज़्यादा हलचल देखने में आ रही है। अच्छा, इनखलाब मुकम्मल हो चुका है वकास यहाँ से? क्या तमाम लोग इस इलाके से जा चुके हुए हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ही इंतज़ामिया ने पाक फ़ौज, नेवी और रेंजर्स एहलकारों की मदद से जो है वो बंदरगाह पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया था और जितने भी मुकामी अफराद थे कुछ अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल हुए थे। बाकी जो अफराद थे 10,000 से ज़ायद उनको ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं उनमें मुंतकिल किया गया है, जबकि पाक आर्मी की जानिब से भी कई मुकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं जो इर्द गिर्द के इलाके देहातों के जो मुकामी अफराद थे उनको। ठीक है वकास, आई एम सॉरी वक्त खत्म हो गया है, बट बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट है। बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत कमाल काम कर रहे हैं। नबील हमारे जो DSNG ऑपरेटर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होना चाहता है नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।